देखिए, आज हम आप सभी को एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा बताएं। हैलोजनीकरण द्वारा देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि एल्केन के हैलोजनीकरण करने के बाद हमको RX कैसे प्राप्त होगा, यानी एल्किल हाइलाइड या मोनो हैलोएल्केन्स कैसे प्राप्त होंगे। कब? जब एल्केन की अपक्रिया हैलोजनीकरण करा दें, मतलब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करा दें, तो हमको हैलोएल्केन कैसे प्राप्त होंगे, इसी के बारे में आप चर्चा करते हैं। तो देखिए आप सब लोग, हमने लिख दिया RH, इसका मतलब हो गया एल्केन होंगे। अब हैलोजनीकरण का मतलब हो गया H2, और जब भी हैलोजनीकरण करेंगे, जब भी एनीवे हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं H-. अब देखिए यहाँ पे कितने X हैं? 2 X हैं, यहाँ पर R है। प्राप्त क्या करना है? RX, तो हम तुरंत यहाँ पर लिख देंगे RX। देखो बच्चों, अब यहाँ पर RX हो गया, एक X R के साथ चला गया, तो हमारे पास क्या बचा? HX। तो नेक्स्ट में क्या बच गया? HX। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आई? स्टेटमेंट आप सदैव लिख पाएंगे। 2 बातें आप ध्यान रखें, उत्पाद और अभिकारक में हुआ क्या है। अब हम कह सकते हैं एल्केन की अपक्रिया X2 के साथ कराने पर प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड का निर्माण होता है या एल्किल हाइलाइड प्राप्त होते हैं। अब देखो R है, तो हमने सभी बच्चों को ये भी बता चुका हूं कि जो हमारा R होता है वो हमारा एल्केन का सदस्य है। तो R के स्थान पर हमने बताया था पहले CH3 रखेंगे, फिर उसके बाद एक कार्बन, क्योंकि एलिफैटिक में पहला सदस्य कौन सा होता है? जिसका कार्बन 1 हो। एक कार्बन के लिए हो जाएगा CH3, दूसरे के लिए हो जाएगा C2H5, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है R के स्थान पर कोई चीजें रख सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब R का मान CH3 रख देंगे तो यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 3 1 4 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? मेथेन। बात समझ में आई? इसी तरह से जब R का मान C2H5 रख देंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो हो जाएगा C2H5 की जगह हो जाएगा C2H6, यानी एथेन। तो सब एल्केन के ही पार्ट बनते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर R के स्थान पर कोई भी एक सदस्य रख देंगे तो ये हमारा इसका निर्माण होता चला जाएगा। तो देखिए आप सबके सामने हम R के स्थान पर CH3 रख रहे हैं और X के स्थान पर कोई भी एक सदस्य रख दें, मैंने Br ही रख दिया। अब देखिए यहाँ जब R के स्थान पर CH3 रख दिए तो हो गया H प्लस X के स्थान पर Br रखेंगे तो हो जाएगा Br2 प्रकाश की उपस्थिति में, तो बन जाएगा RBr प्लस HBr। अब देखिए इसको हम ऐड कर दें तो हो जाएगा CH पर प्लस 4 Br2 H न्यू RBr प्लस R के स्थान पे क्या रखना है? CH3, तो यहाँ पर लिख देंगे CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3 और बचा क्या? HBr। अब देखो इसके लिए अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो पहले इसका नाम जाने, ये मेथेन है, ये ब्रोमीन है, ये मेथिल ब्रोमाइड है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो हम कह सकते हैं मेथेन की अपक्रिया Br2 के साथ कराने पर प्रकाश की उपस्थिति में हमको मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार से एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम एल्किल हाइलाइड इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। एल्केन की अपक्रिया H2 यानी हाइड्रोजनेशन के साथ करा देंगे तो हमको एल्किल हाइलाइड प्राप्त होगा, और एल्किल हाइलाइड को हम क्या बोलते हैं? मोनो हैलोएल्केन्स, राइट। तो इस प्रकार से हम एल्केन के द्वारा हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, इस प्राप्त करेंगे। तो इसको देख लीजिए, थोड़ा स्किप न करें, एक ही वीडियो बना।
अब देखो बच्चों सेकेंड पॉइंट आता है यहां पर एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हम एल्कीन में क्या कर दें कि हमको RH प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम एल्कीन के बारे में जानेंगे। तो हमने सभी बच्चों को IUPAC जब नाम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि एल्कीन तभी होगा जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध हो। यह संभव तभी हो सकता है जब हमारे पास दो कार्बन हो, यानी एल्कीन की अभिक्रिया में कभी CH4 नहीं होगा, यानी एक कार्बन के एलिफेटिक कंपाउंड का प्रयोग नहीं होगा। कम से कम दो कार्बन होने चाहिए। तो यहां पर देखिए, अगर हम दो कार्बन लें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध लिख दिया। हमको पता है कार्बन के बीच में 4 बंध होते हैं, 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गया, एक बंध हटा दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर आर बता दिए। अब ये हो गया हमारा एल्कीन। अगर हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ करा दें, क्यों कराएंगे? क्योंकि हमको H चाहिए और H तभी मिल सकता है जब हाइड्रोजन हाइलाइट कराएं। अब आप सोचोगे सर जी यहाँ H2 कर दें तब भी हो सकता है, बट बेटा H2 का मतलब होता है हैलोजिनेशन। मैंने जो भी पहले इसके पहले बताया, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण करके नहीं प्राप्त करने हैं हमको, अगर ऐसा कुछ ऐड कर दें कि हमको एल्कीन के द्वारा RH प्राप्त हो जाए। तो एल्कीन तभी होंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर एरो की साइन हुआ। अब यहां सर जब भी कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा, अगर यहां पर एक हाइड्रोजन हटा दें तो यहां पर X लग सकता है। तो हम यहां पर इसको समेट के लिख देते हैं। R कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो लिख दिया C2। कितने हाइड्रोजन? 1 1 2 हाइड्रोजन H2। और कितने हाइड्रोजन? 1 X, यहां पर लिख दिया X। अब हमारे पास क्या बचा? H। यहां भी क्या बचा? H। 1 H मिल करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देंगे, राइट? तो इसको भी देख लीजिए। देखो बच्चों थर्ड पॉइंट, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा कैसे RH प्राप्त करेंगे? देखिए इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये PBR प्रश्न है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा हुन्स-डीकर अभिक्रिया, इसको हुन्स-डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा RH का कैसे निर्माण होगा, इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। RH का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है मोनो, वो होता है CH3COOH, है ना? अब ध्यान से समझिएगा, इसको सारे बच्चे जानते हैं एसिटिक अम्ल है और अम्ल का सबसे पहला सदस्य माना गया था। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है इसको। अब देखिए CH3 के स्थान पर हमने R लिख दिया और COOH हटाएंगे, क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक यहां पर H के स्थान पर Ag लगा देंगे तो हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक। तो यहां पर हो जाएगा RCOOAG में जब ब्रोमीन यानी RBr2 की अभिक्रिया करते हैं तब हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए? हमारा प्राप्त होना चाहिए RBr, क्योंकि Br भी क्या है? हाइड्रोजन का एक सदस्य है। हमने लिख दिया RBr, यानी हमारा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। अब देखो
जब आर बी आर प्राप्त हो गया तो क्या क्या चीजें यहां पर बच रही हैं। आर के साथ एक बी आर लग गया, हमने एक बी आर हटा दिया, आर हटा दिया। देखिए जब भी सी डबल ओ मिलेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगी, तो CO2 भी बाहर हो गया और बचा क्या, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये पूरी अपक्रियाएं हमारी जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा प्राप्त होती हैं, और इसी पूरी अपक्रिया को हम हुन्स-डीकर अपक्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो हमारा Al2 ब्रोमाइड का निर्माण होता है, और यह पूरी क्रिया जो होती है हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। राइट बच्चों, इसको भी आप ध्यान दीजिए। बस